नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। मैंने आपको क्लास 10th के अभी दो टॉपिक पढ़ा दिए थे। पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया रियल नंबर। कौन सा टॉपिक पढ़ाया? रियल नंबर। और दूसरा वीडियो मैंने पढ़ाया पॉलिनोमियल। मात्र 20 मिनट में पॉलिनोमियल पूरा खत्म कर दिया। और जैसा कि आपका रिस्पॉन्स है कि आप उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने आपसे बोला कि एग्जाम के पहले सारे टॉपिक एक एक करके खत्म करा दिए जाएंगे, तो एक एक टॉपिक कराने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप एक एक टॉपिक मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे। अभी भी टाइम बहुत है, मान के चलिए 10 मार्च को अगर इसका एग्जाम होना है तो अभी भी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। और सफिशिएंट टाइम में सिर्फ मैं आपको वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम पूरी गणित पढ़ेंगे, जो ऐसा नहीं है कि पढ़ें, शुरू तो सबसे करेंगे, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, क्योंकि आज तीसरा टॉपिक शुरू होना है। डिस्कस एक एक एक्सरसाइज पे होगा, लेकिन जिसमें जो जरूरी चीजें होंगी उनको ही हम लोग सीधा सीधा पढ़ेंगे। दाएं बाएं की कोई चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। क्वेश्चन नंबर बाद में देखेंगे, पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में। किसी भी प्रकार का विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, उसको बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप देखना, आपने अगर कभी पहले नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है इस वीडियो से। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम एक बात लिखते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक रूप रैखिक समीकरण का। तो मानक रूप क्या होता है? मानक रूप अगर बात करें तो वो होता है ax + by और +c = 0। ये हमारा क्या रैखिक समीकरण है? क्या है ये? रैखिक समीकरण है। अच्छा, रैखिक समीकरण है जहां पे x और y क्या है? x और y वेरिएबल है, जबकि जहां वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। कौन से नंबर है? रियल नंबर। कौन से नंबर है? रियल नंबर। तो a, b, c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ax + by + c = 0 हमारा रैखिक समीकरण है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b के मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक जानकारी। लेकिन हमारा जो टॉपिक है उसमें पेयर की बात की गई है, उसमें युग्म की बात की गई है। युग्म या पेयर का मतलब होता है कम से कम दो। भाई, पेयर का मतलब क्या होता है? दो। युग्म का मतलब क्या होता है? दो। तो मतलब दो लीनियर इक्वेशन लेने पड़ेंगे। तो पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो हमने सीख लिया, लेकिन अब ऐसे ही दो रैखिक समीकरण अगर हमें लिखने हैं तो पहला रैखिक समीकरण हम लोग लिखेंगे a1x + b1y और +c1 = 0, जबकि दूसरा होगा a2x + b2y और +c2 = 0। तो ये मैंने दो रैखिक समीकरण लिख दिए। अब इसको मैं कह सकता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको मैं क्या कह सकता हूं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि अब दो लीनियर इक्वेशन लिखे गए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें जब हम क्लास 10 दूसरा एक नया बैच शुरू करेंगे, ठीक है, नए सेशन से, तो उसमें बिल्कुल एक एक चीज बताएंगे क्यों होती है, कैसे होती है। लेकिन अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान रखनी और पेपर आपको छाप किया जाना है। जैसे पहला एक पॉइंट होता है, तीन कंडीशनें होती है। पहला एक पॉइंट होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/v2। अगर है तो इसमें क्या होता है? ओनली, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बोलेंगे केवल एक हल, या केवल एक हल, या फिर अद्वितीय हल होगा। एक हल या फिर अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, मतलब अकेला, बिल्कुल अद्वितीय हल होगा। तो पहली कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन या फिर केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल होगा। तो ये कंडीशन अगर दी जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/v2, तो आपको हमेशा ध्यान रखना यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक हल होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरी कंडीशन यहां मैं लिख देता हूं। सेकंड जो कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/v2 इज इक्वल टू c1/c2।
तो आप देखो यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वल है। ध्यान रखना यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अनंत हल होंगे। कौन से हल होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है, अब अनंत हल होंगे, ठीक है, ये कंडीशन में। अच्छा, तीसरी कंडीशन में भी लिख देता हूं एक और। तीसरी जो कंडीशन बनती है उसमें होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 a2 बराबर होगा b1/b2 के, बट b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। और इस कंडीशन में बोलूंगा नो सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा? नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी और यही काम की बातें हैं। फालतू कोई दाएं बाएं की बात मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। पेपर में यही आना है जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंटों में कुछ समानताएं, आप कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। जैसे अगर एक हल होगा, अगर कभी एक हल होगा तो ध्यान रखना कि इसमें यह भी पूछा जाता है कि किस प्रकार की रेखाएं होंगी, किस प्रकार की रेखाएं होंगी। तो ध्यान रखना इसमें रेखाएं जो हैं, इसमें रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। मतलब जो लाइंस हैं, जो लाइंस हैं वो कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग हैं। कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जबकि अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें लाइनें कैसी होंगी? संपाती होंगी, संपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती रेखाएं या फिर कॉन्सिडेंट लाइन, या फिर कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन में जहां पे नो सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा यहां पे लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल मतलब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। अब मैं आपको इसके डायग्राम भी बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि रटना है। देखिए, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कोई एक हल होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। कैसे होती है? इस तरीके से, क्योंकि एक पॉइंट कोई मिलता है जहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कोई एक। ठीक है, इसीलिए इसमें एक ही क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जबकि जब रेखाएं संपाती होती है तो अनंत हल होते हैं। तो एक रेखा के ऊपर एक और रेखा होती है, तो जब एक के ऊपर एक और रेखा होगी, कॉन्सिडेंट लाइन होगी, तो ये हर एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। और जब हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसीलिए इसमें क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जबकि कोई हल नहीं होगा। आप देखो, ये दो रेखाएं अगर मैं बना दूं पैरेलल लाइंस, तो आप बताओ ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कभी भी कोई पॉइंट निकल के नहीं आएगा। इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं हो तो रेखाएं समांतर, अगर एक हल है इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर अनंत हल है इसका मतलब है कि रेखाएं संपाती हैं, कॉन्सिडेंट लाइन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया यही इसका बेसिक है, यही बेस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत आगे। अब जैसे 3.1 में ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी सॉल्व होते हैं और इसमें ग्राफ भी बनता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी 3.1 को कुछ समय के लिए आप स्किप करो, लेकिन इसमें कुछ ऐसा टाइप भी है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है भाई, जैसे पहला जो क्वेश्चन इसमें यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर भी 4, 1, 2, फिर इसके अलावा ये इंग्लिश में ही है, 2 क्वेश्चन ये दिए गए हैं। लेकिन इनमें क्या है, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, फिर इसके बाद इसका ग्राफ बनेगा और ग्राफ के आधार पे हम वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। और मैंने आपको बोला काम की चीजें, आप जानते हैं कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो तीसरे टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 3.1 से भी आएंगे, 3.2 से, 3.3 से, तो कुछ अथवा में भी क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप एक आध कठिन चीज को छोड़ देंगे, दूसरी चीज पकड़ लेंगे, तो वो चीज आपको और में मिल सकती है, तो वहां से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। यही ट्रिक है। तो आप इसको छोड़िए अभी, अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी समय बचाने के लिए और सिर्फ इंपॉर्टेंट कराने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि अगर अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर पता लगाएं कि क्या तो दर्शाने वाली रेखाएं निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं। यही बात इंग्लिश में भी लिखी हुई है, कोई बात नहीं, हम सब कुछ बता देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या लिखा है, 5x - 4y और +8 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमें दिए गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने देखा a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1/a2 की वैल्यू में निकालू तो क्या आएगा, 5/7।
जबकि मैं b1 बटे b2 निकालूं, b1 बटे b2 तो ये आएगा b1 माइनस 4 और ये आएगा बटे के 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, या फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 5 बटे 7 आया, 2 बटे 3 आया, तो आप खुद बताओ कि ये वैल्यू अलग है कि नहीं है। तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब आप खुद बताओ ये जो लाइन्स है वो किस टाइप की होंगी, तो आप बोलोगे लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। कैसा होगा, लाइन्स आर इंटरसेक्ट, मतलब रेखाएं कैसी होंगी, इसमें प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और इसी सवाल में कोई पूछ ले कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर एक हल होगा, या फिर अद्वितीय हल होगा। कुछ भी बोलो, सारी बातें घूम घुमा के वही है। और मुझे उम्मीद है कि एक मैंने समझा दिया, बाकी दो ये आप चेक कर सकते हैं। रिलेशन मैंने आपको इस स्लाइड में बता दी किसका क्या मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें हमें बताना है सुसंगत है या असंगत है, या फिर कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का अगर पता करना है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको रिलेशन सिखाया a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, और दूसरा मैंने सिखाया a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। फिर तीसरा मैंने बताया a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और बताया मैंने इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब आपको इसमें एक ट्रिक, सिर्फ छोटी सी ट्रिक याद रख लेनी है कि देखिए अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें 1 सॉल्यूशन, इसमें 1 सॉल्यूशन, इस वाले में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन। तो जहां पे नो सॉल्यूशन आ जाए, जहां पे नो सॉल्यूशन आ जाए, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब समीकरण जो है वो कैसा है, असंगत है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बन रही है तो हम बोलेंगे इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, मतलब संगत होंगे। एक क्वेश्चन में फिर करके बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और बोला गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अगर मैं देखूं 3/2 a1 बटे a2 निकालता हूं, a1 बटे a2 बराबर आएगा 3/2, जबकि b1 बटे b2 निकालूंगा तो आएगा 2/-3। तो आप बताओ ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो आप बताओ ये इक्वल दिख रहे हैं क्या आपको, ये इक्वल नहीं है। तो आप बोलोगे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आपको देखो ये कंडीशन मिली, ये कंडीशन मतलब पहली कंडीशन आपको मिल गई, और इसमें मैंने बताया 1 सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, 1 सॉल्यूशन। इसका मतलब है इक्वेशन, क्या लिखोगे आप, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या लिखोगे, कंसिस्टेंट, मतलब हल कैसे होंगे, हल कैसे होंगे, हल होंगे, हल संगत होंगे। कैसे होंगे, हल संगत होंगे। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आगे के 3 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी ग्राफिक मेथड से होना है। मैंने आपसे बोला है आप इस टाइप को अभी थोड़ा सा रोकिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा नहीं सकता, समझा सकता हूं, बता सकता हूं। जब पूरी 10वीं पढ़ा रहा हूं तो ये भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी इसको ड्रॉप करिए। बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है, और थोड़ा सा इसमें दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। तो समय को बिना गवाए वापस अपन उसी काम की बातों को देखते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे की आधी परिधि जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार है, मतलब रेक्टेंगल है। कैसा है, रेक्टेंगल है। ठीक है, यहां पे ऐसे बना लेते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया आपका। ठीक है, अब रेक्टेंगल में होता क्या है, रेक्टेंगल में ये होती है आपकी लेंथ और ये होती है विड्थ। ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसकी परिधि या पैरामीटर की बात करूं तो ये भी देखो L होगा और ये भी क्या होगा, B होगा। मैं आपसे बता दूं पैरामीटर का मतलब होता है आउटर सरफेस की जो लेंथ होती है। हमेशा ध्यान रखिए, रटने की जरूरत नहीं है। जो भी आउटर सरफेस की टोटल लेंथ होती है, अगर आप उसको ऐड कर दे तो वही पैरीमीटर होता है, परिधि होती है या फिर परिमाप होता है। तो इसका पैरीमीटर P की बात करें तो वो होगा 2L और 2B। तो आप बोलोगे 2 कॉमन ले लो, L प्लस B। L का मतलब यहाँ पे लंबाई से है, B का मतलब चौड़ाई से है। L का मतलब लेंथ भी होता है, B का मतलब विड्थ होता है। एक आयताकार बगीचे की परिधि, आधी परिधि, तो इसकी आधी परिधि का मतलब एक आयताकार बगीचे की आधी परिधि जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को करना है तो माना कि लंबाई या फिर लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है, माना कि लंबाई बराबर x, और बताया ये गया है आयताकार बगीचे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा, लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे चौड़ाई हो जाएगी x प्लस 4। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर लंबाई को x मान लिया जाए तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस 4। ठीक है, और बगीचे की आधी परिधि जिसकी लंबाई
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक 36 मीटर है, ठीक है। तो बगीचे की विमाएं ज्ञात करिए, बगीचे की विमाएं ज्ञात करिए। तो लंबाई चौड़ाई ये मैंने मान ली, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो परिधि कितनी होनी चाहिए, परिधि कितनी होनी चाहिए, परिधि होती है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल क्या है, एक्स है, एक्स प्लस 4, ठीक है। और इसकी परिधि का आधा दिया गया है कितना, 36, इसका आधा 36 है, तो मैं इसमें 2 का भाग दे दूंगा, 2 का भाग दे दिया तभी तो ये आधा होगा, और बराबर किसके, 36 के। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2x और x कितना आएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो 2x बराबर कितना आएगा, 32, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16, मतलब 16 मीटर। अब 16 आ गई तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 16, गलत तो नहीं कर दिया, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अरे मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत ये कर दिया कि इसको मानना चाहिए, ठीक है, मान लेंगे, अभी कोई दिक्कत थोड़ी है, मानने में क्या है, मानना ये था कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 4 होगी, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि x की वैल्यू 16 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16, और लंबाई 16 प्लस 4 कितनी हो जाएगी 20, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बाद में आप लिख सकते थे कि मैं कुछ डेफिनेशन या कुछ रिटर्न फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं सीधा सीधा कि करना ये होता है। फिर लास्ट में आप व्यवस्थित बाइज्जत लिखिए कि इस आयताकार की जो लंबाई है वो 20 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 16 मीटर है। बोलो बात सही है कि नहीं है, ठीक है, इसको लिखें आप जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण है, इसको भी देखिए, इसमें ही बोला गया है ज्यामिति निरूपण करिए, इसको भी मतलब ग्राफ के माध्यम से बताना है। मैंने बोला 3.1 में ग्राफ के क्वेश्चन को रोकिए अभी, ये भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, ग्राफ से बनेगा। अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब देखिए, अब सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अब ग्राफ वाले कोई क्वेश्चन नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 3.1 में अगर हमने ग्राफ छोड़ा है, बाकी पूरा टॉपिक कवर किया है, तो एक क्वेश्चन अगर ग्राफ से आएगा तो उसके जो अथवा में आएगा वो विदाउट ग्राफ आएगा, तो इसीलिए बाकी सब कुछ कवर कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको मानिए समीकरण पहला, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा दिया गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, इसको समीकरण दूसरा मानिए, मान सकते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि प्रतिस्थापन मतलब इसमें क्या बोला गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि इन दोनों समीकरण में से किसी एक से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो। जैसे इससे x की वैल्यू निकालोगे इसमें रख दो, या फिर इससे निकालो इसमें रख दो। जैसे मैं समीकरण 1 लेता हूं, समीकरण 1 से देखिएगा जरा, इक्वेशन फर्स्ट मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से अगर मैं x प्लस वाई बराबर 14 जानता हूं, तो आप जानते हैं x बराबर क्या मिलेगा, 14 माइनस वाई, बोलो मिलेगा। अच्छा, x बराबर ये आ गया, तो मैं कह सकता हूं x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। अब मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 14 माइनस वाई, तो यहां पे मैं रख दूं 14 माइनस वाई, पहले से क्या है माइनस वाई, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू ये रख दी, y को y के जैसा रख दिया, बिल्कुल रख दिया, और बराबर कितना है 4, y क्या हो जाएगा माइनस का 2y, 14 4 से घटेगा तो 4 माइनस 14 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, और y की वैल्यू 10 बटे कितना आएगा 2, आंसर आएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 5 आ गई। अब y की वैल्यू निकाल आई, x की निकाल ली है, तो x का मान क्या होगा, x बराबर बताया गया है 14 माइनस वाई, तो आप बोलोगे 14 माइनस 5 और जवाब आएगा 9। तो देखो आप x और y की, एक x की वैल्यू 9 आई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक इक्वेशन y की वैल्यू देखते देखते कहां गई, हाँ लड़का सही कह रहा है, क्या देखना पड़ेगा, माइनस 2y, 4 में से 14 घटेगा, माइनस का 10 आएगा, कहां गलती कर दी, कहां गलती कर दी, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन तो सही लिखा है, पहले ये देख लेना, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। x की वैल्यू अगर अपन यहां से निकाले तो 14 माइनस वाई बिल्कुल सही है, 14 माइनस वाई यहाँ रखा अपन ने, माइनस वाई माइनस का 2y, 4 में से 14 घटा माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया, ये तो बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं, आप गलत मत देखिए। देखिए एक दो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, वो पढ़ भी रहे हैं यहाँ, क्योंकि देखिए अगर कोई आके पढ़ना चाहता है तो अपन उसको ही बोल देते कि आप भी बैठ के पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, हल करें और इससे m का मान ज्ञात करें। तो मैंने कहा 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24। ठीक है, इसे हल करना है और हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी, और एक रिलेशन दिया गया है y बराबर, रिलेशन दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है, समीकरण 1 को पकड़ो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप लोगे तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। आप बोलोगे 2x बराबर मिलेगा 11 माइनस 3y, तो x बराबर क्या आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आना ही है, आखिर इसको जाना कहाँ है, x की वैल्यू। अब देखो x बराबर ये मिल गया आपको समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में अपन इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहां रखिए, तो आप बोलोगे 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन कितना रखेंगे 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7y और ये 11 उस साइड उठ के जाएगा तो माइनस का 24 माइनस का 11। आप बोलोगे माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35, माइनस माइनस खत्म, y बराबर आएगा 35 अपॉन 7, 35 7 कितना आ जाएगा 5, बोलो आ जाएगा 7 पना 35। खेल है सर, ये आ गया 5, x y की वैल्यू निकाल दी। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x बराबर क्या है ये, इसमें वैल्यू रखते हैं y की, तो इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, आप देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लेकिन लाइन वाइज लिखिए। ठीक है, यहाँ पर नीचे बोर्ड नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। आपको क्या मिलेगा, x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 और बटे 2, 11 एकम 11 सॉरी 3 गुणे 5, तो 5 या 15 बटे 2, 11 में से 15 जाएगा माइनस का 4 बटे 2, जवाब आएगा माइनस का 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, रख दो यहाँ, y की वैल्यू 5 रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है माइनस की 2 और प्लस 3। तो आप देखोगे 5 में से 3 घटाना पड़ेगा, 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m, तो m बराबर क्या आएगा 2 अपॉन माइनस का 2, 2 1 जा 2, रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 1। तो m की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई माइनस के 1। अपन ने देखो ये बड़ा क्वेश्चन भी किया, ऐसा नहीं है कि अपन कुछ छोड़ने वाले हैं, जितना मुझे लगता है कि नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन तीसरे में बहुत सारी लैंग्वेज पे क्वेश्चन दिए गए हैं, और लैंग्वेज अगर आप पढ़ पाए तो क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए मैं आपको लैंग्वेज पढ़ना थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए कैसे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो ज्ञात करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बताता हूं। दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस दिया गया है और एक और रिलेशन दिया गया, दो संख्या बतानी है, तो हम बोलेंगे माना कि पहली पहली संख्या बराबर क्या मान ली x। मानने में क्या बुराई है, मान सकते हैं। ठीक है, और माना कि दूसरी संख्या सेकंड नंबर दूसरी संख्या मान ली y। ठीक है, मान ली। अब रिलेशन देखा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, मतलब प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न के अनुसार या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 26, इक्वेशन फर्स्ट। बोलो सही है। दूसरी बात बताई गई है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये जो संख्या x है ये दूसरी संख्या y की कैसी है 3 गुनी है। ये मिल गया आपको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आपको उन्हें ज्ञात करना है, उन्हें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब x की वैल्यू 3y रख दो यहाँ पे, समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, लिख लेना आप 1 में रखने पर, या फिर फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू 3y पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर अगर 3y रखा जाए तो 3y माइनस y बराबर 26, ये आएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर आएगा 26 बटे 2।
26/2 का मतलब 13, 13 13 13 13 शुरू। चलिए 12, y बराबर आ गया 13। अब y बराबर 13 रख दो, x बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे 12, 12 3 36, x की वैल्यू निकल आई। तो हम कह देंगे लास्ट में hence the number is, hence the first number is कितना होगा आपका 36 एंड सेकंड नंबर इज 13। पहली संख्या 36 होगी और दूसरी संख्या 13 होगी। मैंने ये क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, मैंने कहा दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो एक रिलेशन आप मानना, पहला समपूरक कोण फर्स्ट, देखो अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, पहला समपूरक कोण मानना आप x, ठीक है, माना कि पहला समपूरक कोण कैसा है x है। ठीक है, दूसरा समपूरक कोण मान लेना आप y, कितना मान लेना y। ठीक है, फिर बोला गया है कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे से 18 देखे, फिर लिखना आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई, ये वाला इससे 18 देखे बराबर 18, और लास्ट में इसको बोल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसके बाद लिखना वी नो दैट हम जानते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 इक्वेशन सेकंड। अच्छा मैं आपको बता दूं, सॉरी देखिए यहां पे गलती कर दी अपन ने, y इक्वल टू 13 है, बच्चे बढ़िया देख लेते हैं, लेकिन देखिए सिली मिस्टेक है, मैं फास्ट मोड में पढ़ाना चाहता हूं ताकि कम समय में हो जाए, लेकिन अच्छी बात है, गलती बस बार जितनी कम करें उतना अच्छा है। जैसे y बराबर 13 है तो 13 रख लेंगे, 13 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 39 आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिए मैंने आपको बताया है पहला कोण आप x, दूसरा मानिए y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस दिया गया x माइनस वाई बराबर 18। और एक और बात इसमें साथ साथ बताई गई है, नहीं बताई गई है, वो हमें पता होना चाहिए, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, दो समपूरक कोणों का योग हमेशा होता है 180। तो वी नो दैट x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब आप इसको सॉल्व करना सीख ही गए होंगे कि दो इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी आप ध्यान रखिएगा ये तीन क्वेश्चन भी अगर आप लैंग्वेज के आधार पर ऐसे इक्वेशन बना लेंगे तो फिर सॉल्यूशन सबके सेम ही होने हैं। बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज 3.3 में बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को उन्मूलन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, उन्मूलन विधि मतलब विलोपन विधि या फिर एलिमिनेशन मेथड। देखिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना सिखा दिया है, अब मैं सिखाऊंगा आपको एलिमिनेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एलिमिनेशन मेथड पे, एलिमिनेशन मेथड पे अपन देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड पे देखेंगे दूसरा, मतलब पहला क्वेश्चन इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दिया गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है x या y में से किसी एक को गायब कर दो। पहले हम लोग उठा के ऐसा रखते थे, अब हम लोग सीधा सीधा ऐसा कुछ कर दें कि दो इक्वेशन को जोड़ें तो x गायब हो जाए या y गायब हो जाए, तो जोड़ें या घटाएं। ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ूं या घटाऊं तो x गायब हो जाए या फिर y गायब हो जाए, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कोई ना कोई एक टर्म एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ये 2x है, इधर भी 2x बना लो या फिर माइनस का 3y यहां बना लो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं कहता हूं इसको 2x ही बना लो, तो मैं कहूंगा समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 का अगर मैं गुणा कर दूंगा क्या आएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, और इसको लिख दूंगा 2x माइनस 3y बराबर 8। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड है 9, ये इक्वेशन थर्ड बना लिया। ठीक है, गुणा करके, और ये इक्वेशन कैसा है सेकंड है। फिर मैं लिखूंगा समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 3 में से 2 को घटाने पर। अब देखिए मैं इसमें से इसको घटाता हूं, ये माइनस लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5y, 10 में से 8 जाएगा 2, तो y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y बराबर आएगा 2/5। ठीक है, अब y की वैल्यू 2/5 अगर आ गई है तो y की वैल्यू 2/5 यहां रख दो आप, तो x प्लस 2/5 और बराबर है 5, तो x बराबर आएगा 5 माइनस 2/5, 5×5 25 में से 2 जाएगा 23/5। तो x की और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप देख रहे होंगे कि आगे के 3 क्वेश्चन
इसी पैटर्न पे है, आपको ये अपने तरीके से कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको अगर कभी भी मेंशन ना किया जाए कि एलिमिनेशन मेथड से करने हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन से, तो जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर लो, या जो आप सीख जाओ उस तरीके से कर लो। बाकी अगर कहीं लिख के दे दे कि सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, तो आप तब आपको उस कंडीशन में उसी तरीके से करना जिस तरीके से कहा गया है। चलिए करिए आप, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको बढ़िया अच्छे से समझा देता हूं। यदि हम अंश में एक जोड़ते हैं तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर मान लीजिए y, तब जो भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। ठीक है, अब बोला गया है कि अगर अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें। तुरंत लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंश में एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दो, घटा दिया तो भिन्न, यहां पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? तो भिन्न एक से एक हो जाती, क्या है इसमें सुधार करना है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक? जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी है। सही क्या है? तो भिन्न एक हो जाती, ऐसा है क्या? है दो दो गधे बैठे हुए हैं, तो भिन्न क्या हो जाती है? एक। तो बराबर भिन्न कितनी बताई गई है? एक। इसमें से एक जोड़ो, इसमें से एक घटाओ, तो बराबर एक बताया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर कह रहा है यदि हम हर में केवल 1/2 जोड़ें, सही लिखा है ना ये, तो यदि हम हर में केवल 1/2 जोड़ें, ठीक है, तो हम बोल देंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हर में 1/2 जोड़ना है तो x बटे वाई प्लस 1/2। ठीक है, तो यह एक हो जाती है, सही है ना, बिल्कुल बराबर एक। ध्यान रखना गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। पढ़ लिया पूरा अच्छे से, यही है ना, 3 बार पढ़ लेना। चलो देखते हैं आगे। एक का गुणा करेंगे, x आएगा बराबर आएगा y प्लस 1/2, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ या ऊपर वाले में से नीचे वाला, कुछ भी कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाते हैं, ये आपको लिखना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाऊं, x से x खत्म, इसको घटाऊंगा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर y से y खत्म, ये 1/2, ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस। क्या हो रहा है, ये x से x खत्म हो जाएगा, ये y खत्म हो जाएगा, तो फिर आंसर काय का ले आएंगे? क्या गड़बड़ करवा रहे हो हैं? ऐसा कर लो ना, मैं बता रहा हूं, x बराबर कर लो, इसको ले लो 2y प्लस 1/2, बात तो वही है। बुक लाना जरा, तुम्हारे बस का नहीं है यार। उसमें नहीं दिखाई दोगे, टेंशन मत लो, कुछ गड़बड़ अगर होगी तो देख लेते हैं। क्वेश्चन यार तुम लोग सही नहीं पढ़ पाते हो यार, कितने गधे हो। अरे देख के तो बता दो कम से कम यार, नहीं बुक से देख के नहीं बता पा रहे हो हैं। एक क्वेश्चन मैंने बोला बुक से देख के नहीं बता पा रहे हो, क्या बनोगे आप इंजीनियर हैं? चलो देखो, इसमें क्वेश्चन गलत है इसीलिए वो आंसर नहीं आ रहा है। इसमें बोला गया है यदि, देखो मैं कोई भी क्वेश्चन रट के नहीं बैठा हूं, मुझे तो आप क्वेश्चन ले आओ, मैं उसको क्रैक कर दूंगा। कहीं से भी क्वेश्चन ले आओ आप गणित में, आप 10वीं 11वीं 12वीं कंपटीशन, एसएससी जो आपका मन करे गणित में, आप वहां से क्वेश्चन उठाओ, मैं क्रैक कर दूंगा, क्योंकि रटा कुछ नहीं है, सीखा सब कुछ है। अब क्वेश्चन गलत होगा, वो जैसा कहेगा मैं वैसे ही चल रहा हूं। क्वेश्चन ये है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाती है, मतलब यहां तक सही है। यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि हम हर में एक केवल एक जोड़ दें, कितना एक जोड़ते हैं, तो यह 1/2 हो जाती है। क्वेश्चन ये है, चलो देखते हैं। अब देखो आंसर कैसे नहीं आता, अब केवल हर में एक जोड़ दें, इसका मतलब है x को वही रखें,
हर में एक जोड़ दें तो कितना हो जाता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x बराबर मिलेगा y प्लस 1। इक्वेशन सेकंड, अब देखो अगेन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, इसमें से इसको घटाओगे 2x में से x जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये y से y खत्म, ये प्लस का 1 घटाएंगे तो ये माइनस की जगह प्लस, 1 और 1 2, ये माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो x बराबर 2 + 1, रिजल्ट आ जाएगा 3। बोलो आएगा, x बराबर आपको 3 मिल गया, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो x बराबर 3, 3 2 जा या फिर 2 3 जा, 6 बराबर y प्लस 1, 6 बराबर y प्लस 1, 1 को साइड लिया तो y बराबर 6 - 1 = 5। आंसर x और y की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है भिन्न क्या है, भिन्न क्या मानी है आपने x/y, तो आप बोलोगे लास्ट में आता है भिन्न या फ्रैक्शन बराबर x का मान कितना है, x का मान है 3 और y का मान 5, तो भिन्न हो जाएगी 3/5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बात को समझो। और ये आगे के क्वेश्चन आप बनाएंगे, नहीं बने तो आप मुझे बताइएगा। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप के हैं, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने जो उसकी समरी थी पूरे टॉपिक की वो आपको पढ़ा दी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को खूब प्यार दें, आप ऐसा प्यार दें कि मुझे और पढ़ाने में एनर्जी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।